हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है मध्यकालीन इतिहास का दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे और दिल्ली सल्तनत में दोस्तों गुलाम वंश के बारे में विशेषकर इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। और ये दोस्तों मध्यकालीन भारतीय इतिहास का दूसरा वीडियो होगा। सॉरी दोस्तों, ये तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले दोस्तों 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव, जिसमें दोस्तों भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित 2 वीडियो अपलोड किया गया है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। ये दोस्तों तीसरा वीडियो होगा। दिल्ली सल्तनत से शुरू कर रहे हैं और दिल्ली सल्तनत का पहला वंश जो है गुलाम वंश, उसके बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश के बारे में दोस्तों अध्ययन करते हैं। तो गुलाम वंश का जो है टाइम पीरियड है दोस्तों, ये 1206 से 1290 ईस्वी के बीच के काल को दोस्तों गुलाम वंश का कार्यकाल कहते हैं। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तान के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों। यानी गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी जो है तुर्क थे, ठीक है दोस्तों। एक वंश के नहीं थे, ये सभी जो है गुलाम वंश में सभी तुर्क थे, तथा उनके वंश जो है पृथक पृथक यानी अलग अलग थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों कि भारत में गुलाम वंश का जो है प्रथम शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 ईस्वी तक शासन किया था, लगभग दोस्तों 4 साल। वह ऐबक दोस्तों वह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था, यानी ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। बचपन में उसे दोस्तों निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, किसने खरीदा था दोस्तों? तो ये है निसापुर के काजी है फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी। इन्होंने एक दास के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था बचपन में। बचपन से ही दोस्तों अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह जो है कुरान ख्वां यानी कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया दोस्तों, और वो जहां उसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया, ठीक है। गजनी में दोस्तों लाया गया निसापुर से, और वहां मोहम्मद गोरी ने इसे खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने शीघ्र ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है मोहम्मद गोरी ने उसे अमीर ए आखुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। उसने अपना राज्याभिषेक मोहम्मद गोरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 ईस्वी में कराया था। ऐबक की राजधानी दोस्तों लाहौर थी। तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सालार इनकी पदवी से ही अपने को संतुष्ट रखा। मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली थी। तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों कि देखिएगा यहाँ है अपनी उदारता के कारण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी लाखों को देने वाला के नाम से पुकारा गया। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है ऐबक ने दिल्ली में दोस्तों कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। तो ये कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में दोस्तों और अजमेर जो में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये दोनों दोस्तों मस्जिद है, इनका निर्माण कराया। तो एक दिल्ली में और एक अजमेर राजस्थान में, ठीक है। उसने दिल्ली में स्थित
कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी। ठीक है। इल्तुतमिश जो है कुतुब मीनार जो है दोस्तों, इसका निर्माण कार्य जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्य समय में प्रारंभ हुआ था, लेकिन इल्तुतमिश जो है इसको पूरा कराया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर जो है फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल के स्थान पर दोस्तों 2 और मंजिल का भी निर्माण करवा दिया। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल जो है दोस्तों, आधुनिक पोलो की भांति का एक खेल होता था चौगान का खेल, उसमें दोस्तों घोड़े से गिरने के दौरान जो है 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की, और उसे दोस्तों राजधानी लाहौर में दफनाया गया। ठीक है। चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। उसके बाद है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। इसको याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी। सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया, और उसे सुल्तान-ए-आजम की उपाधि प्रदान की। सुल्तान-ए-आजम की उपाधि प्रदान किया गया दोस्तों खलीफा के द्वारा इल्तुतमिश को। ठीक है। और ये पहला सुल्तान है जो दोस्तों जिन्होंने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त किया था। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों गुलाम का गुलाम दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, जो स्वयं गुलाम था। यानी ऐबक जो स्वयं गुलाम था उसका गुलाम हो गया इल्तुतमिश, तो इसलिए गुलाम का गुलाम दोस्तों इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो ये आप याद रखिए, चूँकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था तो ये गुलाम, और कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं गुलाम था, यानी कि गुलाम का गुलाम दोस्तों इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश जो है इलबरी जनजाति का तुर्क था। किस जनजाति का? इलबरी जनजाति का तुर्क था। सुल्तान बनने से पहले वह बंदायूं का सूबेदार था। 1205 से 6 ईस्वी में खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए किए गए अभियान में वह मुहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ था। ठीक है, याद रखिएगा, मुहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ था दोस्तों। किसमें? खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए 1205 से 6 की ईस्वी के दौरान। युद्ध में उसने साहस और कौशल का परिचय दिया। किसने? इल्तुतमिश ने। जिससे प्रभावित होकर मुहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी दास्ता से मुक्त करने का आदेश दिया। ठीक है, यानी कि जिससे प्रभावित होकर दोस्तों मुहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक का पहले दास्ता इल्तुतमिश, तो इसके दास्ता से मुक्त करने का आदेश दिया। किसने? मुहम्मद गौरी ने। उसके बाद है दोस्तों मंगोल नेता चंगेज खां। ये मंगोल नेता चंगेज खां दोस्तों भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। तो इसको आप याद रखिएगा, चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर कब आया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी, यानी चंगेज खां के डर से दोस्तों बचने के लिए जो है ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी, शॉर्ट में रखिएगा मंगबरनी दोस्तों, सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः चंगेज खान ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगबरनी की सहायता न करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की। और जब मंगबरनी दोस्तों 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया कि अब चंगेज खां जो है भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप दोस्तों हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया था। किसको? हिसामुद्दीन ऐवाज को। ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार कर लिया दोस्तों, और इल्तुतमिश ने देखिएगा इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर दोस्तों मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। तो किसके जगह पर?
ये सीसामुद्दीन ऐवाज के दौर पर, चूँकि इसको पराजित कर दिया दोस्तों, और पराजित करके ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। तो शुद्ध अरबी सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाया था सल्तनत काल में? तो इल्तुतमिश ने। सल्तनत युग की दो महत्वपूर्ण सिक्के हैं दोस्तों, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, उसी ने प्रारंभ किए थे। चांदी का टंका और तांबे का जीतल, इसको याद रखिएगा, तांबा का जीतल और चांदी के टंका सल्तनत युग में ही शुरू हुआ था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। किसको? इल्तुतमिश को, जिससे इल्तुतमिश जो है वायद सुल्तान और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गया। उसके बाद है दोस्तों इब्न बतूता। इब्न बतूता के वर्णन से ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी, जिनके गले में 2 घंटियां लटकी हुई थी। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इब्न बतूता के वर्णन से ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेर की मूर्ति स्थापित कराई थी, जिनके गले में 2 घंटियां लटकी हुई थी, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था। ये किसके वर्णन से पता चलता है? इब्न बतूता के वर्णन से। इल्तुतमिश ने दोस्तों सभी शहरों में काजी और अमीरदाद नामक अधिकारी नियुक्त किया था। देखिएगा, काजी और अमीरदाद नामक दोस्तों अधिकारी नियुक्त किया था इल्तुतमिश सभी शहरों में। और डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार दोस्तों भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास जो है इल्तुतमिश से आरंभ होता है। इसके अनुसार सर वुलजले हेग के अनुसार इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान था। इल्तुतमिश गुलाम शासकों में। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार दोस्तों इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों दूसरा, ये तीसरा हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हो गया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद है दोस्तों तीसरा है दोस्तों रजिया सुल्तान। देखिएगा, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका, मध्यकालीन भारत की दोस्तों प्रथम महिला शासिका ये रजिया सुल्तान 1236 से 40, लगभग 4 साल इसका कार्यकाल है दोस्तों, थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपरा का उल्लंघन किया, और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदार अथवा सूबेदार में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। यानी कि दोस्तों इन्होंने सत्ता का केंद्रीकरण किया। इन्होंने राज्य की शक्ति को सरदार या सूबेदार के हाथ में विभाजित नहीं किया, और इन्होंने सुल्तान के हाथ में उस सत्ता को केंद्रित कर दिया। इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया। इल्तुतमिश का जो था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत, उसका समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। रजिया बेगम दोस्तों को सत्याच्युत करने के लिए, यानी रजिया बेगम को सत्ता की पद से हटाने के लिए तुर्कों का हाथ था। हटाने में दोस्तों तुर्कों का हाथ था। उन्होंने दोस्तों भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। तो इसको भी याद रखिएगा। भटिंडा के गवर्नर थे मलिक अल्तुनिया, इसके नेतृत्व में रजिया सुल्तान के विरुद्ध दोस्तों विद्रोह कर सत्ता से उसको हटाया गया था। ठीक है। उसके बाद है सुल्तान बलवन, ये चौथा है दोस्तों गुलाम वंश का। तो याद रखिएगा, प्रथम है कुतुबुद्दीन ऐबक शासक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा जो है रजिया सुल्तान, ये चौथा है दोस्तों बलवन गुलाम वंश में। कि सुल्तान बलवन का पूरा नाम दोस्तों गयासुद्दीन बलवन था,
और बलबन ने 1266 ईस्वी से 87 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसे दोस्तों उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है, बलबन को याद रखिएगा। और दोस्तों उसका वास्तविक जो है नाम, माने बलबन का नाम वास्तविक नाम है बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी इलबरी तुर्क था। बलबन, उसने एक नवीन राजवंश बलबनी वंश की नींव डाली। बलबन जो है बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था, जिन्होंने उसे गजनी में बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया था। किसको? बलबन को। अनंततर 1232 ईस्वी में उसे दिल्ली लाया गया, जहां इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के बाद उसे खरीदा। इल्तुतमिश जो है दोस्तों इसको 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के दौरान जो है खरीदा था। किसको? बलबन को। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने, यानी बलबन की योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे खसदार का पद दिया। ठीक है दोस्तों। और रजिया बेगम जो थी, रजिया सुल्तान, इसके काल में वह अमीर ए शिकार के पद पर पहुंच गया था। किसने? बलबन ने दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट कि रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में उसने तुर्की सरदारों का साथ दिया। बलबन जो है दोस्तों रजिया के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचा गया था उसमें उन्होंने तुर्की सरदार का साथ दिया, बलबन ने। और तुर्कियों ने क्यों दोस्तों रजिया सुल्तान को अपने पद से हटाना शुरू किया? चूँकि दोस्तों तुर्की सरदार यानी सरदारों को जो सत्ता मिली थी उसको केंद्रीकृत करके सुल्तान के हाथ में केंद्रीकृत करने पर बल दिया गया था। सत्ता को दोस्तों केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया, केंद्रीकरण करने का। इसीलिए दोस्तों रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में दोस्तों बलबन ने तुर्की सरदारों का साथ दिया। फलस्वरूप क्या हुआ? बहराम शाह के सुल्तान बनने के बाद दोस्तों उसे अमीर ए आखुर का पद मिला। यानी इसके बाद रजिया सुल्तान के बाद दोस्तों बहराम शाह जो है ये सुल्तान बना, और बहराम शाह सुल्तान बनने के बाद उसे अमीर ए आखुर का पद दिया बलबन को, जो कि रजिया के सुल्तान समय में दोस्तों अमीर ए शिकार के पद पर था। वहीं दोस्तों बलबन जो है बहराम शाह के सुल्तान बनते ही अमीर ए आखुर का पद इसको दिया गया। उसके बाद है दोस्तों बदरुद्दीन रूमी की कृपा से उसे रेवाड़ी का जागीर मिला। मसूद शाह को सुल्तान बनाने में दोस्तों उसने तुर्की अमीरों का साथ दिया, जिसके फलस्वरूप उसे हाँसी की सूबेदारी दी गई। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है सुल्तान नासिरुद्दीन से किया। कब? 1249 में। इस अवसर पर उसे उलुग खां की उपाधि और नायब ए ममलिकात का पद दिया गया नासिरुद्दीन के द्वारा दोस्तों बलबन को। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हुआ। ठीक है। बलबन के विषय में कहा गया है दोस्तों कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, और बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषता थी। प्रथम थी सुल्तान का पद जो है दोस्तों ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, ये बलबन की राजत्व सिद्धांत थी। द्वितीय थी कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, यानी कि ये दो सिद्धांत दोस्तों बलबन के राजत्व सिद्धांत की विशेषता थी कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है, और द्वितीय दोस्तों सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ठीक है। बलबन ने जो है दोस्तों ये फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर, किससे? फारस के लोक प्रचलित वीर से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए, यानी फारस के दोस्तों फारस के लोक प्रचलित वीर का अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत एक खुदाई माना राजा को, और उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है, यानी कि केवल पैगंबर के बाद राजा का ही स्थान आता था। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है।
राजा जो है दोस्तों ये जिले अल्लाह या जिले इलाही है। जिले इलाही का मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब है। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था यानी बलबन, जिसने दोस्तों राजत्व संबंधी सिद्धांत की स्थापना की थी। बलबन ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांत का स्थापना की। उसने अपने पुत्र दोस्तों बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद जो है निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। बलबन ने कहा है पुत्र बुगरा खां से। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है बलबन ने ईरानी बादशाहों के कई परंपराओं को अपने दरबार में शुरू किया या आरंभ किया। उसने दोस्तों सिजदा प्रथा, ये मतलब होता है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, सिजदा, और पाबोस दोस्तों सुल्तान के चरणों को चूमना, ये पाबोस प्रथा थी, इसकी रीतियां शुरू की इसने बलबन ने। ये दोनों सिजदा और पाबोस दोस्तों पहले ईरानी बादशाह का परंपरा था, वहाँ से सीखकर यहाँ शुरू किया भारत में। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार है दोस्तों नौरोज, इसकी बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा शुरू की। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने दोस्तों एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। तो दीवान ए अर्ज जो है दोस्तों ये सैन्य विभाग है, याद रखिएगा, ये सैन्य विभाग है जो बलबन के द्वारा स्थापित किया गया, और ये मंगोल से मुकाबला करने के लिए बलबन के द्वारा सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की गई। बलबन ने अपना सेना मंत्री दोस्तों दीवान ए अर्ज जो है ये इमाद उल मुल्क को बनाया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि बलबन का दोस्तों सेना मंत्री था इमाद उल मुल्क, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन जो है दोस्तों इसे दोस्तों इमाद उल मुल्क को वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी न हो। तो दोस्तों ये सल्तनत काल के गुलाम वंश से संबंधित फैक्ट थे। ये सभी दोस्तों कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इसका वीडियो ऑब्जेक्टिव आएगा, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा ताकि आपका दोस्तों गुलाम वंश से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।